मेरे सिर का दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है। अरे मैंने तो दवाई भी ले ली थी, फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। अरे क्या हुआ साक्षी? वही हमेशा की तरह मेरे सिर का दर्द है जी। मेरे सिर का दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले दवाई भी ले ली थी जी। अरे साक्षी, तुम भी ना कमाल ही करती हो। तुमने दवाई तो ले ली थी, लेकिन तुम तो रात भर सो ही नहीं पाई थी, और फिर तुम सुबह से ही उठ करके घर के कामकाज में लगी हुई हो। और अभी भी जब तुमने दवाई खाई थी तो क्या तुमने कुछ देर आराम किया था? नहीं जी, नहीं किया। मैं तो तब से काम में ही लगी हुई हूँ। अरे जब तुम्हें आराम मिलेगा ही नहीं तो भला तुम्हारा सिर का दर्द ठीक कैसे होगा? लेकिन अब मैं क्या करूँ, खाना बनाना भी तो जरूरी है ना जी। अरे तो तुम चारू से कह देती ना कि वो तुम्हारी मदद कर देती, या फिर वो आज खुद ही खाना बना लेती। मैंने चारू से कहा था जी, लेकिन वो बोल रही थी कि आज उसे 8 बजे ही कॉलेज जाना है, इसलिए वो जल्दी से चाय नाश्ता लेकर कॉलेज चली गई जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अब तुम जाओ कमरे में और जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, और अभी खाना मैं बना लूंगा। आपने क्या कहा जी कि आप खाना बना लेंगे? तो फिर और नहीं तो क्या। अरे मैं तो बहुत ही अच्छे से खाना बना लेता हूँ। अरे तुम एक बार मेरे हाथ का खाना खा कर तो देखो। अच्छा ठीक है जी, फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सच में जी, मेरे सर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम कर लो। मैंने साक्षी को बोल तो दिया है कि खाना मैं बना लूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खाना बनाना शुरू कहाँ से करूँ। आखिर मैं खाने में बनाऊँ क्या? हाँ याद आया, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जीरा आलू बना लेता हूँ, और वैसे भी जीरा आलू तो मैं बहुत ही टेस्टी बनाता हूँ। अरे गौरव। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा गौरव, तू भला यहाँ रसोई में क्या कर रहा है? माँ मैं खाना बनाने लगा हूँ। वो क्या है ना माँ कि साक्षी के सर में ना कल से ही बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, और वो रात भर सो भी नहीं पाई थी, और माँ अभी भी उसके सिर में बहुत ही दर्द बना हुआ था। तो इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम अभी जाकर आराम कर लो, और आज खाना मैं बना लेता हूँ। अरे बेटा, क्या कहा तूने कि तू खाना बनाएगा? अरे बेटा, भला ये भी क्या बात हुई? बेटा, बहू को थोड़ी सी भी गर्मी ज्यादा क्या लग गई कि साक्षी के सर में दर्द होने लगता है? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हो। बल्कि मम्मी, साक्षी पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई है, इसलिए मम्मी मैंने ही साक्षी से कहा कि जाओ तुम आराम कर लो, और खाना आज मैं बना लूंगा। बल्कि मम्मी वो तो आराम करने जाना ही नहीं चाहती थी, वो तो मैंने ही उसको जबरदस्ती आराम करने भेजा है। वो तो चलो बेटा ठीक है, लेकिन बेटा तू आज के बाद ऑफिस जाना बंद कर देगा क्या? और मुझे तो लगता है कि तू आज से सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालेगा। अरे नहीं माँ, आज मेरी छुट्टी है ना, तो इसलिए मैंने ही कहा साक्षी को कि तुम आराम कर लो। बल्कि आज मैं खाना बना लूंगा, और माँ वो 1-2 घंटे एसी के सामने दवाई खाकर लेटेगी ना, तो उसके सिर का दर्द जल्दी ही गायब हो जाएगा। वाह बेटा वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, तो साक्षी एसी के सामने सो रही है? अरे साक्षी को इतनी गर्मी लग रही है कि उसे घर का काम ही नहीं हुआ। और बेटा, क्या तुझे गर्मी नहीं लग रही? तुझे क्या ठंड लग रही है? बेटा तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? और बेटा एक बात और, कि बेटा तूने अपनी बीवी को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा कर रखा है। अरे एक बात बता तू मुझे, कि वो घर का दिन भर में ऐसा कौन सा काम करती है जो उसको गर्मी लगने लगी? अरे इस घर में हर जगह तो एसी लगा कर रखे है। हाँ, सिर्फ एक किचन ही तो है जिसमें एसी नहीं लगा है, और तेरा बस चले तो तू अपनी पत्नी के मुंह में और किचन में भी एक एसी लगवा दे। बड़ा बता रहा है मुझे कि माँ किचन में गर्मी हो रखी है। अरे ये तो बता भला, किचन में ऐसी कौन सी गर्मी हो रखी है? और किचन में वैसे भी इतना काम होता ही क्या है? अरे कुकर में दाल चावल चढ़ा दिया और सब्जी में तड़का लगा दिया और गैस कम करके ढक दिया। अरे बल्कि घूमते फिरते चलते और उल्टा मोबाइल चलाते ही सब्जी बन जाती है। अरे किचन में बस इतना सा ही तो काम होता है, और उसमें भी तेरी पत्नी को, अरे नहीं नहीं, तेरी महारानी को गर्मी लगने लग जाती है, और तेरी महारानी के सिर में दर्द होने लगता है। वैसे ये साक्षी खाना पीना भी ऐसा कौन सा ढंग का बनाती है? इसके बनाए खाने पीने में कोई भी टेस्ट तो रहता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि शायद इसे ना कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, इसलिए खाना पीना बनाने में इसका दिल दिमाग नहीं लगता है। अरे बेटा, कोई हमसे तो पूछकर देखे कि आखिर गर्मी होती क्या है, तो फिर हम बताएं कि क्या होती है गर्मी। बल्कि गर्मी तो हमने झेली है। अरे एक वो हमारा जमाना भी था बेटा, जब हम लोग चूल्हे में आग जलाया करते थे और पीतल के पतीले में मिट्टी लगाया करते थे,
अरे उसके बाद चूल्हा फूक फूक कर उसमें आग जलानी पड़ती थी, तो फिर कहीं जाकर खाना बनाया करते थे। और आजकल क्या है, अरे आजकल तो कुकर में दाल चढ़ाई और 3 सीटी आई नहीं कि बस दाल पक गई, बल्कि एक हमारा वो भी जमाना था जब हम दाल चढ़ाते थे तो खाने के समय से पहले 1 घंटा देखकर ही दाल चढ़ाते थे कि 1 घंटे में दाल पक जाएगी। फिर उसके बाद जब तक दाल उतारते नहीं थे तब तक हम चूल्हे के पास से हटते नहीं थे। अब तुम खुद ही सोचो बेटा कि तब हम रसोई घर में बैठे बैठे कितनी आग की गर्मी झेलते थे। और इतना नहीं बेटा, तब हमारे सिर से ना पल्ला तक नहीं सरकता था, और कहीं कभी ज्यादा गर्मी लग भी जाए या सिर्फ पसीना पोंछने के लिए ही सर से पल्ला हटाते थे। और कभी गलती से तुम्हारे दादाजी देख लेना तो वो कहते थे कि अगर तुम्हारे सिर पर पल्ला नहीं संभल रहा है तो इनके सर पर कील थुकवा लो। लेकिन बेटा मजाल है कि कभी हमारे सिर में दर्द हो जाए, और बल्कि कभी गलती से हो भी जाए तो ऐसा थोड़ा कि कोई आकर रसोई संभालता था, तब कोई भी हमारी मदद करने नहीं आता था। अरे मरते मर जाए, लेकिन अपनी रसोई हम ही संभाला करते थे। लेकिन माँ तब की बात अलग थी। ये लेकिन किंतु परंतु तू मुझे मत बता, समझा ना। अरे आजकल जितनी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है ना, तो बीमारियां भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। अरे उस समय के खाने में तो ना टेस्ट भी हुआ करता था, लेकिन आजकल तो बस नखरे ही हो गए हैं। ये आजकल की बहुएं ना मसाले की जगह खाने में सिर्फ नखरे ही मिलाती हैं। आए दिन साक्षी का बस यही नाटक हो गया है, बस इसके सिर में तो दर्द ही होता रहता है। हाँ, पर उसकी भी क्या गलती है, जब उसे पहले ही इतने नखरे उठाने वाला पति मिला है तो फिर बेटा तेरी पत्नी नखरे तो दिखाएगी ही ना। लेकिन उसके ये नखरे ना सिर्फ तेरे सामने ही चलेंगे, हमारे सामने नहीं चल पाएंगे। चल ठीक है बेटा, जब तू खाना बना ही रहा है तो बना ले, और जब बन जाएगा तो हमें बता देना। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। जी आप रहने दीजिए खाना बनाने को, मैं खुद से ही खाना बना लूंगी। आप जाकर अपना कोई और काम कर लीजिए। अरे क्या साक्षी, तुम माँ की बातों को ना दिल पर मत लो। अरे मैं दिल पर कहाँ लेती हूँ जी, लेकिन मम्मी जी की ये सारी बातें ना अब सीधा मेरे दिमाग पर आने लगी है। अरे साक्षी, तुम छोड़ो इन बातों को और जाओ तुम जाकर आराम करो, खाना मैं ही बना लूंगा। नहीं जी, मैं तो ऐसे आराम भी नहीं कर सकती। मैं कम से कम अपना काम कर लूंगी तो चैन से आराम कर लूंगी, लेकिन यहाँ तो जब तक मेरे हिस्से का काम चलता रहेगा तब तक मम्मी जी तो बस अपना मुंह ही चलाते रहेंगी, और मम्मी जी चुप होने का तो नाम ही नहीं लेंगी। और मम्मी जी जो बातें सुनाती है ना, वो सब सुनकर मैं आराम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप मुझे काम करने दीजिए। देखो साक्षी, हमें अपनी तकलीफ देखकर ही काम करना चाहिए। इस तरह दूसरों की बातें सुनकर और आवेश में आकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर तुम जबरदस्ती काम करोगी तो इससे तुम्हारी ही तबीयत खराब होगी। अरे भला ऐसे किसी का क्या बिगड़ेगा, जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे साथ ही होगा। अब आप ही बताए ना जी, अरे मैं भी तो इंसान हूँ, क्या मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती? अब आप चारों को ही देख लीजिए जी, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन वो तो घर में एक तिनका भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखती है। उसके लिए भी वो मुझे ही बुलाती है, तब भी तो मम्मी जी कभी उसे कुछ नहीं कहती है। अरे जब देखो तब मम्मी जी हमारे साथ बस अपने ही जमाने की तुलना करते रहती हैं। अरे एक बार चारों की शादी तो जुड़ जाने दीजिए, फिर देखती हूँ मैं कि मम्मी जी कैसे चारों को दहेज में सारी सुख सुविधाओं की चीजें देती हैं। मैं तो साफ ही मना कर दूंगी। अरे प्लीज साक्षी, तुम रिलैक्स हो जाओ और जाओ जाकर आराम करो। वैसे भी अभी खाना तो लगभग बन ही गया है। ठीक है जी। ये माँ भी ना किसी को भी चैन से नहीं रहने देती है, ले देकर साक्षी के पीछे ही पड़ी रहती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर माँ को समझाया कैसे जाए। फिर अगले दिन, अरे भाई कौन है? आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा, कम से कम 2 मिनट सब्र तो करो। अरे एक वो हमारा भी जमाना था जब आधा आधा घंटा लोग सब्र से दरवाजे पर ही खड़े रहते थे, लेकिन आजकल के लोगों से तो 1 मिनट का भी सब्र नहीं है। अरे सब्र से दरवाजे पर खड़े भी नहीं रह सकते। अरे तुम कौन हो? वो माँ जी, गौरव भैया ने कपड़े दिए थे धोकर प्रेस करने के लिए, बस वही कपड़े लेकर आया हूँ। क्या गौरव ने तुम्हें कपड़े दिए थे धोने के लिए? जी माँ जी। और माँ जी आप कपड़े गिन लीजिए। अरे भला मैं क्यों गिनूं? तुम्हें कपड़े गौरव ने दिए थे ना? जी माँ जी। तो फिर ठीक है, मैं अभी गौरव को बुलाती हूँ। गौरव, ओ गौरव। क्या हुआ माँ? अरे क्या तूने धोबी को कपड़े दिए थे धोने और प्रेस करने के लिए? हाँ माँ, वो साक्षी के सिर में दर्द हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने साक्षी से कहा कि कपड़े धोने की जरूरत नहीं है,
मैं कपड़े धोबी को दे दूंगा, वो धोकर और प्रेस करके ले आएगा। इसलिए तो मैंने कल धोबी को कपड़े दिए थे। वाह बेटा वाह, पहले जरा कपड़े तो ले ले तू, फिर मैं तेरे से बात करती हूँ। हाँ जी भैया, कितने रुपए हुए हैं आपके? जी आपके 600 रुपए हुए हैं भैया। अच्छा तुम मुझे अपना फोन नंबर भेज दो, मैं आपको उसी में रुपए डाल दूंगा। जी ठीक है भैया। वाह बेटा वाह, गौरव बेटा तू तो अपनी पत्नी से भी 4 कदम आके निकला। अरे उसके सिर में थोड़ा सा दर्द क्या हो गया कि तूने तो घर की सारी जिम्मेदारियां ही संभाल रखी है। अब क्या साक्षी मैडम मशीन में भी कपड़े नहीं धो सकती? अरे उसमें कौन सी कोई मेहनत लगती है, बस मशीन में कपड़े डालो और बटन दबाओ और थोड़ी ही देर में गर्रा गर्रा करके कपड़े धुल जाते हैं। भला अब धोबी को कपड़े देने की क्या जरूरत थी? अब क्या तेरी पत्नी इतनी नाजुक हो गई है कि वो इतना भी नहीं कर सकती है? और नहीं तो क्या माँ, अरे भाभी कम से कम मुझसे ही कह देती तो मैं ही कपड़े उठाकर मशीन में डाल देती। अरे कपड़े मशीन में उठाकर डालना ही तो है। अरे अब तो हद ही हो गई मम्मी, ये भाभी ना बिल्कुल भी जमीन पर पैर रखना ही नहीं चाहती है। बल्कि अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आए दिन भाभी बस सिर दर्द का बहाना ही करते रहती है। माँ सचमुच में उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो कोई बहाना नहीं कर रही है। और अगर मैंने धोबी को कपड़े धोने के लिए दे भी दिए तो भला इसमें किसी का क्या बिगड़ गया बताए। और वैसे भी घर में यदि वॉशिंग मशीन चलती तो फिर बिजली का बिल आता कि नहीं, तो बस उतना वही बिल का पैसा मैंने धोबी को दे दिया। और तूने क्या कहा चारू कि तू ही धो देती सारे कपड़े, तो तू कर क्या रही थी? तो फिर तुझे ही कपड़े धो देने चाहिए थे ना। देखो ना माँ भैया मुझे किस तरह से डांट रहे हैं। अरे भला ये भी क्या बात हुई बेटा? अरे तू अपनी पत्नी के लिए अपनी बहन को आंखें दिखा रहा है। रहने दीजिए जी, सब मेरी ही गलती है। अरे मैं ही बहाना करती हूँ और मेरी ही वजह से इतना ड्रामा होता है घर में। क्यों री साक्षी, अभी तो तेरे सिर में बड़ा ही दर्द हो रहा था, तो फिर अब क्या हुआ? लगता है कि हम तीनों माँ बेटे के बीच में बोलने के लिए तेरे सिर का दर्द खत्म हो गया होगा। अब और नहीं तो क्या करूँ मम्मी जी, मेरी वजह से बेकार में ही घर में कलेश हो रहा है। अरे अगर तुझे इतना ही कलेश की परवाह थी ना, तो तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे तुम्हारे जमाने में काम ही क्या होता है, बस बटन दबाओ और मशीन में गर्र गर्र करके कपड़े धुल जाते हैं। हाँ और प्लग लगाओ, बटन दबाओ, प्रेस गर्म हो गया और फिर कपड़ों में इधर उधर प्रेस घुमा लिए और बस हो गए कपड़े प्रेस। अरे वो तो हमारा जमाना था जब हाथ से पटक पटक के पत्थर पर रखकर कपड़े धोते थे और बेड से कपड़ों को पीट पीट कर धुलाई करते थे। लेकिन आज के जमाने की तरह केवल अपने और अपने पति के कपड़े ही प्रेस नहीं करते थे, बल्कि हमारे जमाने में तो घर की बहुएं तो घर के हर छोटे बड़े सदस्यों के कपड़े प्रेस करती थी। वो भी उस जमाने में ये कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रेस नहीं थी, अरे बल्कि तब तो लोहे की प्रेस हुआ करती थी और हम लोग उसमें कोयला डालकर कोयले को जलाकर फिर गर्म कर करके प्रेस करते थे। अरे आज के जमाने में तो इतनी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी ना जाने क्यों ये बहुएं बीमारी का नाटक ही करते रहती है। अरे देखो तो जरा आजकल की बहुओं को, अरे अगर इनके सामने सच बात कहो तो ये नाक चढ़ाकर और गुस्सा होकर अपने कमरे में घुस जाती है। आजकल की बहुओं को तो कुछ भी कहने का धर्म ही नहीं रह गया है। साक्षी, अरे साक्षी मेरी बात तो सुनो। और एक ऐसे ऐसे जोरू के गुलाम पति भी बैठे हैं जो अपनी पत्नी के आंसू पोंछने के लिए उसको पुकारते पुकारते उसके पीछे पीछे कमरे में चले जाते हैं। और देख बेटा चारू, एक वो हमारा जमाना भी था। अरे अगर किसी ने कुछ कह भी दिया और मैं रो रो के मर भी जाऊं ना, तो भी कभी तुम्हारे पापा मेरे आंसू तक नहीं पोंछा करते थे। लेकिन तू अपने भैया को ही देख ले। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि भैया ने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। अरे साक्षी मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यदि तुम माँ की बातों पर ध्यान दोगी ना, तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि मेरी माँ के मुंह में जो कुछ भी आता है वो बस वही बोल देती है। तुम प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अब आप ही बताए ना जी कि ऐसे कब तक मैं माँ जी की बातों पर ध्यान ना दूं। अरे मुझे कोई शौक नहीं है कि सिर दर्द का बहाना करके मैं अपने कमरे में ही बैठी रहूं। और वैसे भी बिना काम किए आपकी माँ तो मुझे चैन से बैठने ही कहाँ देती है। आपने तो खुद ही देखा है ना कि जब मम्मी जी बीमार होती हैं तो मम्मी जी एक गिलास पानी भी खुद से निकाल कर नहीं पीती हैं और बस पूरे टाइम बहू 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 ही रखते रहती हैं। उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर में कभी गर्म पानी चाहिए तो कभी चाय चाहिए तो कभी दाल दलिया खिचड़ी चाहिए उन्हें।
अरे मैं तो सब कुछ उनके हाथों पे ही रखती हूँ, लेकिन कभी अगर गलती से भी मेरे सिर में दर्द हो जाए तो मम्मी जी मुझ में 100 कमियां निकालने लगती है। अरे मेरे तक तो ठीक था, वो तो तुम में भी कमियां निकालने लगती हैं। अरे तुम्हें तो मम्मी जी जोरों का गुलाम तक कहने लगती हैं। क्या बहू इंसान नहीं होती है, या बहू को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है? मैं तुम्हारी सारी बात समझता हूँ साक्षी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि माँ का व्यवहार तो शुरू से ऐसा ही है। नहीं जी, वो सिर्फ मेरे लिए ही है जी, चारों के लिए नहीं है। अरे जब माँ जी हमेशा ही पिछले जमाने की बातें ही करती हैं और पिछले जमाने के बारे में ही सोचती रहती हैं, तो फिर भला माँ जी अपनी बेटी को पिछले जमाने के तौर तरीके क्यों नहीं सिखाती हैं? अरे पिछले जमाने में तो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था। उस समय तो बच्चों को तो बस घर के काम काजों में ही उलझा दिया जाता था। फिर माँ जी चारों को क्यों कोचिंग, ट्यूशन और कॉलेज में क्यों पढ़ा रही हैं? अरे तो फिर चारों को इतना पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? माँ जी को तो चारों को भी घर के कामकाज में उलझाना चाहिए ना। उसे तो माँ जी एक गिलास पानी भी निकाल कर नहीं पीने देती हैं। अब मैं और कितना बर्दाश्त करूँ जी? अरे बर्दाश्त करने की भी तो हद होती है जी। माँ जी तो हर चीज के लिए बस टेढ़ा ही बोलती हैं। कम से कम कभी तो सीधे मुंह किसी से पूछ ले कि साक्षी तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारी तबीयत कैसी है, या फिर तुमने दवाई ली है या नहीं, या तुमने खाना खाया है या नहीं। हमेशा तो वो मेरे साथ टेढ़ा सा ही व्यवहार करती हैं, लेकिन हर चीज को बर्दाश्त करने की भी हद होती है जी। लेकिन अब ना ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ये सब सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं भी क्या करूं जी? मैं भी तो अपनी मर्यादा में बंधी हुई हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि मैं बड़ों के साथ सदा ही सम्मान से बात करूं और कभी भी किसी का अपमान ना करूं। लेकिन ये सब जो घर में हो रहा है ना जी, ये सारी बातें देखकर मुझे एक बात तो साफ साफ समझ आ गई है कि कोई भी ना कभी भी पैदाइशी बदतमीज नहीं होता। उसको ना उसके आसपास की स्थिति परिस्थिति वैसा बना देती है, क्योंकि जैसे अब मेरे साथ होगा। देखो साक्षी, मैं घर में कोई भी कलेश नहीं चाहता हूँ। घर में कलेश तो मैं भी नहीं चाहती हूँ जी, क्योंकि मैं माँ जी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ जी। अगर जब भी घर में कोई काम वाली रखो तो माँ जी उसे घर में टिकने नहीं देती है, और मेरी तकलीफ तो उन्हें नौटंकी ही लगती है। और माँ जी तो मुझे 10 दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देती हैं। तो अब आप ही बताइए जी कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे गौरव, आज भी तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या, या फिर तुझे आज भी घर की बागडोर संभालनी है? अरे जा बेटा, तू ऑफिस चले जा, घर के जो भी काम है ना वो तू वापस आकर कर लेना। देखिए अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी माँ कैसे ताना मारती है। अरे साक्षी, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम माँ की बातों में ध्यान मत दो। प्लीज अब तुम आराम करो और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हम शाम को मिलते हैं। इस तरह से गौरव ऑफिस चला जाता है और बेचारी साक्षी दवाई खाकर आराम करने चली जाती है। लेकिन उसे आराम करता देख साक्षी की ननंद और सास तो जैसे जल बूझकर राख हो रही थी। मम्मी आज लंच में ना रायता उड़द दाल के बड़े लेकर आई थी। अरे मम्मी, बड़े तो बहुत ही टेस्टी थे। बेटा, बड़े तो खाने टेस्टी लगते ही हैं, लेकिन इस घर में कोई बनाकर देने वाला भी तो हो। तेरी भाभी तो आए दिन बस सिर दर्द का बहाना लेकर बैठ जाती है। अरे जब देखो तब तेरी भाभी अपने कमरे में आराम ही करती रहती है, और तेरा भाई गौरव ऑफिस भी जाता है और घर का काम भी करता है। अरे मम्मी, आप छोड़ो ना भाभी को, क्या आप मेरे लिए नहीं बना सकती है? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं बना नहीं सकती हूँ। भला मैं अपनी बच्ची को उड़द दाल के बड़े क्यों नहीं खिलाऊंगी? अरे बेटा, एक तो हमारा जमाना था, तुझे मालूम है कि उस समय हम 4-5 किलो दाल को भिगो कर रख दिया करते थे, और फिर उसे हम सिल पत्थर में ही पीसा करते थे, और करीब टोकरे भर भर के बड़े बनाते थे, और पूरे घर परिवार सबको अच्छे से खिलाते थे। लेकिन मम्मी, भाभी तो अब ठीक है ना। आप भाभी से कहिए ना कि भाभी ही उड़द दाल के बड़े बना ले। ठीक है बेटा, मैं अभी उड़द दाल भिगो कर आती हूँ। और वैसे भी वो दिन भर काम ही क्या करती है। अरे अब कौन सा इसे सिल पत्थर पे दाल को पीसना है। अरे अब तो भीगी हुई दाल को मिक्सी में डालो और बटन दबाकर गर्रा गर्रा करके दाल को पीस लो। बेटा, अब तो बहुत ही सब काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो फिर ठीक है मम्मी, आप दाल भिगो दीजिए, मुझे तो आज उड़द दाल के बड़े खाने ही हैं। अरे ये तो गौरव जी का फोन है। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ जी? अरे साक्षी, मैंने आज शाम की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तो मैं तुम्हें चेक करवा देता हूँ कि तुम्हारा सिर दर्द आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है।
ठीक है जी, शाम को चलना है। अच्छा ठीक है, तो मैं तैयार रहूंगी। आप सही कह रहे हैं जी कि एक डॉक्टर को दिखा ही देते हैं कि ये बार बार मेरे सिर में दर्द क्यों होता है। इस सिर दर्द से तो मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। चलो फिर ठीक है, तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है जी। चलो अब मैं जल्दी जल्दी से साधारण सा ही खाना बना देती हूँ, फिर शाम को डॉक्टर के पास भी चलना है। अरे आज डॉक्टर को दिखा दे तो कम से कम पता तो चले ऐसी क्या समस्या है जो बार बार मेरे सिर में इतना दर्द होने लगता है। अरे ये इतनी सारी उड़द की दाल किसने निकाल कर रखी है यहाँ? हाँ साक्षी, ये दाल को मैंने निकाल कर रखा है। तुम गुनगुना पानी करके ना इस दाल को भिगो कर रख दो, और जब ये 1 घंटे में भीगी रहेगी ना तो फिर तुम इसे पीसकर इसके बड़े बना लेना। आज चारू का उड़द की दाल के बड़े खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। लेकिन मम्मी जी ये बड़े आज ही क्यों बनाने हैं? आज तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ चेकअप कराने। आप आज दाल के बड़े बनाने को रहने दीजिए ना, मैं बड़े 1-2 दिनों में या फिर कभी किसी और दिन बना दूंगी। अभी तो सिर के दर्द से वैसे ही मैं परेशान रहती हूँ। अरे तुमने भी क्या गजब कर दिया साक्षी। अरे उड़द की दाल भिगोकर, पीसकर और उसके बड़े बनाने में समय ही कितना लगता है। अरे इस जमाने में वैसे भी सारी सुख सुविधाएं तो हो रखी है। अरे भला तुम्हें कौन सा सिलबट्टे पर दाल को पीसना है? तुम्हें तो बस प्लग लगाना है और फिर बटन दबाना है और फिर मिक्सी से ही दाल को पीसना है और उसके बाद गैस जलाना है, कढ़ाई रखना है और बड़े बनाना है। लेकिन मम्मी जी उसमें भी तो समय लगता है ना, और वैसे भी आज तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे भला इसमें कौन सा ज्यादा समय लग जाएगा? नहीं मम्मी जी, वैसे भी दाल के बड़े मुझसे इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। आप आज रहने दीजिए, मैं कल परसों बना दूंगी। अरे हद होती है बहू, तुम्हारे रहते तो हम लोग कभी अपने पसंद की कोई चीज नहीं खा सकते हैं। अरे इसमें समय ही क्या लगता है, दाल की भिगोकर मिक्सी में ही तो पीसना है। अरे एक वो हमारा जमाना भी था जब हम 4-4, 5-5 किलो दाल एक साथ सिलबट्टे में पीसा करते थे और हम पूरे परिवार के लिए बड़े बनाया करते थे, वो भी गैस जलाकर नहीं बल्कि चूल्हा जलाकर। और जब चूल्हा भी जलाते थे ना तब तो ये नॉनस्टिक बर्तन भी नहीं हुआ करते थे। अरे तब तो हम लोग पित्तल के बर्तन पर मिट्टी का लेप लगाकर चूल्हे पर चढ़ाते थे। हर चीज की हद होती है मम्मी जी। आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि मैं अपने सिर के दर्द से इतना परेशान हूँ और आपको बड़े खाने की पड़ी है? आप तो हर समय बस यही कहते रहते हो कि सारी सुख सुविधाएं रखी है, सारी सुख सुविधाएं हो रखी है। ठीक है, यदि आपको अपने जमाने में जीने का इतना ही शौक है ना, क्योंकि आप तो हर काम को अपने जमाने के हिसाब से ही देखते हो, और वैसे भी आजकल तो सभी सुख सुविधाएं हो रखी हैं, जिस वजह से किसी को कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। तो फिर अब से हम आपके ही जमाने के हिसाब से जीते हैं। तो ठीक है मम्मी जी, अब आप तैयार हो जाए। अब हम ना आपके ही जमाने के हिसाब से चलकर काम करते हैं, क्योंकि इस जमाने में तो कोई मेहनत है नहीं। बस आप चेयर पर ना यहाँ रसोई में ही बैठ जाए और देखिए कैसे ये दाल खुद की खुद ही भीग जाएगी और ऑटोमेटिक ही मशीन के जार में चली जाएगी। फिर ऑटोमेटिक ही इसका प्लग लग जाएगा और खुद मिक्सी में घूमकर पेस्ट बनकर डोंगे में खाली हो जाएगा। उसके बाद गैस भी खुद के खुद ही जल जाएगा और फिर पतीला में तेल भी खुद ही रखा जाएगा। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं, इस जमाने में तो कोई मेहनत होती ही नहीं ना मम्मी जी। कोई भी काम खुद से तो करना ही नहीं पड़ता है ना मम्मी जी। बस आप देखते रहिए कि कैसे ऑटोमेटिक सारा काम हो जाता है। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है क्या? तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? लगता है चारू तेरी भाभी का ना दिमाग फिर गया है। अरे अगर तुझे बड़े नहीं बनाने हैं तो मत बना, लेकिन कम से कम इतने नखरे तो मत दिखा। अरे चल चारू, तू रहने दे बेटा, हमें कोई बड़े बड़े नहीं खाने हैं। अरे वाह साक्षी, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? क्यों हंस रहे हैं आप? अरे मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है जी। अब तो ना मैं मम्मी जी के जमाने के हिसाब से ही जी कर दिखाऊंगी। आज से ना मैं घर से सारी सुख सुविधाओं के सामान हटवा देती हूँ। जैसे हम आज से 100 साल पहले रहा करते थे ना, अब हम लोग बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। मम्मी जी ऐसे तो समझने वाली नहीं है, अब उन्हें समझाने के लिए कुछ और ही तरीका लगाना पड़ेगा हमें। अरे देख लिया ना मम्मी, अरे कैसे भाभी आपको भैया के सामने कितना जवाब दे रही थी, लेकिन भैया के मुंह से चू तक नहीं निकली। अरे तू तेरी बड़ी बहन को फोन लगा कर तो दे, उसे मैं भी तो बताऊं कि उसके भैया भाभी ने इस घर में कितना कलेश मचा कर रखा है। ठीक है माँ, आप दीदी को जरूर बताए
क्योंकि भैया ना सिर्फ दीदी से ही डरते हैं, आपसे और मुझसे तो भैया डरते ही नहीं हैं, और ना ही पापा से डरते हैं। हेलो, नमस्ते माँ। हेलो चंचल बेटा। हाँ माँ, कैसी हैं आप? अरे क्या बताऊँ बेटा कि मैं कैसी हूँ। बेटा ये साक्षी और गौरव ने तो जैसे हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे साक्षी तो बस ले देकर अपने सिर का बहाना करके ही बैठ जाती है, और तेरा भाई गौरव तो उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। अरे आजकल तो वो खाना तक बनाता है। तेरा भाई तो पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। अच्छा, तो अब मम्मी जी बड़ी दीदी को मेरी चुगली कर रही हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। अच्छा, तो दीदी से बात हो रही है फोन पर। लाइए, मुझे तो दीजिए जरा फोन। हेलो दीदी, ऐसा है कि अभी आप लोगों को ना जितनी बात करनी है कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद से ना हमारे घर में ये फोन नहीं चलेगा। अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो साक्षी? भला अब से घर में फोन क्यों नहीं चलेगा? हाँ भाभी, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? ये आप कैसी बात कर रहे हो? अरे भला घर में फोन क्यों नहीं चलेगा? और यदि फोन नहीं रहेगा तो हमें हालचाल कैसे मिलेगा? अरे आप ज्यादा चिंता मत कीजिए ना दीदी, आपको सभी का हालचाल तो जरूर मिलेगा, लेकिन फोन से नहीं, चिट्ठी से मिलेगा। क्या चिट्ठी से हालचाल? भाभी आप पागल तो नहीं हो गई हैं? अरे आजकल के जमाने में चिट्ठी कहाँ चलती है। हाँ भाभी, चारू सही तो कह रही है। भला आज के जमाने में कौन चिट्ठी लिखता है? ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ दीदी कि अब जमाना बहुत ही आगे निकल गया है, लेकिन पहले के जमाने में घुसने के लिए आपकी माँ ही तो कह रही है, इसलिए अब आपको चिट्ठी कैसी भेजनी है वो आपकी समस्या है। लेकिन अब इस घर में ये फोन तो मैं बंद ही कर दूंगी। चारू, आज के बाद अब फोन का स्विच ऑफ ही रहेगा। भाभी कहीं आप पागल तो नहीं हो गई है? अरे भला ये क्या जोर जबरदस्ती है? एक बार बोल दिया ना कि फोन ऑन नहीं होगा तो बस नहीं होगा। भैया देखा आपने, भाभी हमारा फोन लेकर चली गई और भाभी कहती है कि आज के बाद फोन चालू नहीं होगा। नहीं होगा, बस नहीं होगा। अरे तुम अपने भैया से शिकायत क्या कर रही हो? यदि मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने इस घर में कोई दूसरा फोन लेकर आया या फोन को चालू भी किया तो मैं किसी से कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन चुपचाप अपने मायके चली जाऊंगी। सुना भैया आपने कि भाभी क्या बोल कर गई हैं? अरे भैया आप चुप क्यों हो? अरे आप भाभी को कुछ कहिए ना। अब मैं क्या कहूँ चारू, बल्कि मुझे तो तेरी भाभी से ज्यादा तेरी चिंता हो रही है। यदि तेरी भाभी मायके में जाकर बैठ गई ना, तो सोच इस बात का तेरे रिश्ते पर कितना फर्क पड़ेगा। अरे फिर कौन बहाने आएगा तुझे? वैसे गौरव ठीक ही कह रहा है बेटा। अरे रहने दे बेटा, तू फोन को बंद ही रहने दे। अरे बहुत बड़ी डायल गले पड़ी है, गलती से कुछ कहो नहीं और लपक के बात को पकड़ लेती है। तू रहने दे बेटा, फोन को बंद ही रहने दे। अब तो मुझे तेरी भाभी को कुछ कहने में ही डर लग रहा है। फिर दूसरे दिन, अरे आजकल तो ये कलमुन्हे मोबाइल की बड़ी ही बुरी लत है। अरे बड़ी ही मुश्किल से एक दिन बीत पाया है और मुझे ये एक दिन भी एक हफ्ते के जैसे लग रहा है। न ही मैंने कल से जीजी से बात की है और न ही चारू की बुआ से बात की है। अरे अगर किसी से बात नहीं कर रही हूँ तो मेरा तो समय ही नहीं कट रहा है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और तो और ये चारू भी अपने कॉलेज चली गई है, वरना इस चारू से ही बातचीत करके मेरा समय कट जाता था। अरे क्या हो गया माँ? अरे इतना सब कुछ तो हो गया और तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हो गया माँ? इस साक्षी की बच्ची ने हमारा फोन ले लिया है और वो खुद तो मजे से अपने कमरे में फोन चलाती होगी। नहीं माँ, साक्षी ने भी अपना फोन बंद करके रख दिया है। पहले तू ये बता बेटा कि तू ये थैले में क्या लेकर जा रहा है तू? अरे माँ, मैं ये कपड़े धोकर प्रेस करने के लिए बस यही धोबी को देने जा रहा हूँ। लो कर लो बात। लगता है आज फिर से बहू ने सिर दर्द का बहाना बताया होगा, इसलिए तू ये कपड़े धोबी के पास लेकर जा रहा है। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि वॉशिंग मशीन में ही तो कपड़े धोने होते हैं। अरे कपड़े मशीन में डालो और साबुन डालो और बटन दबाओ, बस गर्रा गर्रा करके कपड़े धुल गए। गौरव जी आप कपड़े यहीं पर रखिए। गौरव जी आज के बाद कोई भी कपड़े न धोबी के पास नहीं जाएंगे। आप सारे कपड़े आप यहीं पर रख दीजिए। अभी देखो कैसे सारे कपड़े जादू से उड़कर खुद के खुद ही वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे और मशीन का प्लग भी अपने आप ही लग जाएगा और सर्फ भी वॉशिंग मशीन में खुद ही चला जाएगा और आप अभी देखना पाइप भी खुद ही लग जाएगी और पानी भी अपने आप ही भरने लग जाएगा और आप अभी देखना कपड़े अपने आप ही धुल जाएंगे और खुद से ही निचोड़ भी जाएंगे और तो और सूख भी जाएंगे।
सूखने के बाद वॉशिंग मशीन से कपड़े निकलकर सबके कमरे में जाकर सबके अलमारी में भी जम जाएंगे। बस आप लोग ना ये सब बैठे बैठे देखो कि अभी एक एक करके सारे कपड़े धुल जाएंगे। अरे ये कैसा टेढ़ा टेढ़ा सा बोल रही है? अरे मैंने कौन सा गलत कह दिया? मैंने सही तो कहा है ना बहू। अब तू ही बता बेटा कि मैंने ऐसा क्या गलत कहा है। अरे आजकल लोगों को जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं मिल रही है ना, उन्हें उतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है ना मम्मी जी, सही तो कह रही है आप। और मैंने भी तो आपसे कह दिया है ना कि अब हम लोग आपके ही जमाने के हिसाब से ही चलते हैं। गौरव जी ये कपड़े यही रख दीजिए आप। ठीक है ना मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए गौरव जी, अभी आप ना वो एसी वाले भैया को फोन लगाए और उनसे कहिए कि वो अभी घर आए और सारे कमरे के एसी निकाल कर और उन्हें अच्छे से पैक करके रख कर जाएं। और आज के बाद ना ये लाइट का स्विच भी ना मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी और काट भी दूंगी। ठीक कहा ना गौरव जी मैंने? जब मम्मी जी ने अपने जमाने में इतनी सारी मुश्किलें झेली हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं झेल सकते। इस तरह से गौरव साक्षी के कहने पर एसी वाले को बुलाकर ले आता है और एसी वाला सारे कमरे के एसी निकाल कर पैक कर देता है। ठीक है भैया, आपने सभी कमरों के एसी निकाल दिए हैं और उन्हें पैक करके रख भी दिया है। और अब आप एक काम कीजिए कि ये जो बाहर कूलर का सिस्टम लगा हुआ है ना, आप ये भी हटा दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो बहू? अरे मैं कैसे रहूंगी इतनी गर्मी में? अरे मुझे इतनी गर्मी में नींद कैसे आएगी? अरे आखिर ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा है मम्मी जी, अब ना सब कुछ आपके हिसाब से होगा, जैसा आप चाहती हैं ना कि आपके जमाने में ये होता था, आपके जमाने में वो होता था। और वैसे भी मम्मी जी इस जमाने में कहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, गर्मी तो आपके जमाने में ही पड़ती थी ना। तो अब आप जब इतना झेल चुकी हैं, तो फिर ये तो कुछ नहीं है ना मम्मी जी। और वैसे भी मुझे आप लोगों की बहुत चिंता है। वैसे आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए मम्मी जी, मैंने ना सबके लिए हाथ के पंखे बुलवा दिए हैं। अब बस जब भी आपको गर्मी लगे तो अपने हाथ से ही पंखा चला लो। और अब इस घर में ना ही एसी चलेंगे और ना ही कूलर या पंखे चलेंगे। मैंने सारे कूलर के कनेक्शन हटवा दिए हैं और यहाँ तक मम्मी जी मैंने लाइट भी ना लिमिट से जलाने के नियम बना दिए हैं। अब 24 घंटे में हर 6-7 घंटे लाइट की कटौती होगी। ये क्या बोल रही हो बहू तुम? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा कोई दिमाग नहीं फिरा है मम्मी जी, मैं तो बस आपके जमाने के हिसाब से ही जीना चाहती हूँ। अरे जब मेरी सास ने इतने कष्ट झेल लिए हैं तो भला मैं क्यों पीछे रहूं? मम्मी जी मैं भी तो आपकी ही बहू हूँ ना। लो कर लो बात। ले बेटा अब तू खुद ही देख ले। अब इस बुढ़ापे में बस यही देखना तो बाकी रह गया था। अरे इस साक्षी की वजह से हमें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अब तू ही मुझे बता बेटा कि दवाई की गोली कितनी गर्म होती है और मेरी तबीयत तो वैसे ही खराब रहती है, फिर ऊपर से दवाई की गर्मी, और अब इतनी गर्मी में मुझे नींद कैसे आएगी। देख ले बेटा, अब तू खुद ही देख ले। अरे बहू ने तो एसी तक निकलवा दिया है और अब तू बैठा बैठा देखता ही रहेगा। अरे साक्षी सही ही तो कर रही है ना माँ। वैसे भी तो आपको इस जमाने से बहुत तकलीफ है, इसलिए हम सब ना अब आपके ही जमाने के हिसाब से चलना चाहते हैं। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है तू? अरे कम से कम तू तो अपनी माँ का दुख दर्द समझ। बेटा तेरी माँ की आदत है एसी में सोने की, बिना एसी की तेरी माँ को नींद ही नहीं आती है। अरे माँ, साक्षी ने हाथ का पंखा बुलवाया तो है ना, आप बस हाथ से पंखा चलाए और सो जाए। अरे मैं कब तक हाथ से पंखा चलाऊंगी? मेरे तो हाथ में दर्द होने लगेगा। एक तो इसने पहले से ही मेरा फोन ले लिया है, उसकी तो चल कोई बात नहीं, अब मैं शांति से सो जाती, लेकिन इसने तो एसी भी निकलवा दिया है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अब ना आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। वैसे भी शाम के 6 बज गए हैं और दाल को पकने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हे भगवान, ये कैसी डायल गले पड़ी है। अरे इसने तो मेरा सुख चैन सब कुछ ही छीन लिया है। और ये गौरव, अरे गौरव भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, ये तो बस चुपचाप तमाशा ही देखे जा रहा है। धीरे धीरे करके साक्षी घर की सारी सुख सुविधाओं के सामान हटा देती है। एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा ही नहीं, अब तो वो रसोई से गैस हटाकर लकड़ियों से चूल्हा में खाना बनाती है। अरे मेरी दवाई लेने का समय हो गया, लेकिन ये अभी तक खाने के लिए क्यों नहीं पूछ रही है? ये 4 घंटे से ऐसे क्या बना रही है? माँ इतना समय हो गया है, लेकिन क्या अभी तक खाना नहीं बना?
जो भाभी रसोई से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। और ना जाने ये भाभी आज रसोई में क्या जला रही है। 6 बजे से जो घर में इतनी गंदी सी स्मेल चल रही है और मेरे तो आंखों में जलन भी हो रही है। हाँ, चारों घर में धुआं सा तो मुझे भी लग रहा है। चल चल कर देखते हैं कि तेरी भाभी रसोई में कर क्या रही है। फिर साक्षी की ननंद और सास रसोई में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो उसकी बहू साक्षी चूल्हे पर फूंक फूंक कर खाना बनाने की कोशिश में लगी है। ये तुम क्या कर रही हो बहू? तुमने तो पूरे घर को धुएं से ही भर दिया है। अरे अब तो मेरा दम घुट रहा है, बंद करो ये सब। भला तू ये क्या गवारपंती कर रही है? भाभी भला मॉडल किचन में कौन आग जलाता है? आपने तो पूरे घर को ही धुएं से भर दिया है। अरे बंद करो अपना ये तमाशा। पानी डालो इस चूल्हे में। नहीं नहीं माँ जी, घर में धुआं हो जाने दीजिए। अरे ये सब तो आपके जमाने में होता ही रहता था ना। अरे कितना धुआं हो रखा है घर में। अरे बेटा चारू, जा एक बाल्टी पानी लेकर आ और डाल इस चूल्हे में पानी। अरे खास खास के तो मेरा दम ही निकल जाएगा। अरे आपने पूरे घर को धुएं से भर दिया है, हमारा तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब मैं क्या करूं मम्मी जी? मैं 2 घंटे से चूल्हा जलाने का ट्राई कर रही हूं, लेकिन ये धुआं तो खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए ना मम्मी जी, आग तो जल गई है, लेकिन ये धुआं कमरे से बाहर ही नहीं जा रहा है। अरे भाभी, आपको इतनी भी अकल नहीं है क्या? जब रसोई में इतना धुआं हो गया है तो एग्जॉस्ट चालू कर लो या चिमनी ऑन कर लो। अरे क्या चारू, तुम्हें नहीं मालूम क्या? अरे हम तो मम्मी जी के जमाने में जी रहे हैं ना, तो हमारे घर अब चिमनी होते हुए भी चिमनी नहीं है और एग्जॉस्ट होते हुए भी एग्जॉस्ट नहीं है। बेटा चारू, तू इसमें पानी डाल तो जरा। अरे मेरा तो दम घुट जाएगा इधर। हाँ मम्मी, अभी पानी लेकर आती हूँ। मैं तो बाहर जा रही हूँ, मेरे से यहाँ नहीं खड़ा हुआ जाएगा। चारू दौड़ के जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर चूल्हे पर डाल देती है। अरे ये कैसी डायन गले पड़ी गई है। कोई बात बोलो नहीं और बस ये तो लपक कर गले पर जाती है। अरे मैं जो कहती हूँ उसका उल्टा ही मतलब निकालती है। अरे अब बस भी कर बहू। अरे मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद ना मैं तेरे से कभी भी पंगा नहीं लूंगी। मैं ना हार गई तुमसे और तुम जीत गई मुझसे। और अब जल्दी से जाकर ना तू गैस चूल्हे पर ही खाना बना ले। अरे मेरी दवाई खाने का समय हो गया है और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। बहू, सबसे पहले तो तू घर की लाइट चालू कर दे। अरे गर्मी से तो मेरा दम ही निकला जा रहा है और पसीने से तो तरबतर हो रही हूँ मैं, और ऊपर से तुमने ये सारे घर में धुआं धुआं फैला दिया है। और बहू, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ, तू पहले तो सारे घर के एसी फिट करवा दे। मैं ऐसी गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अरे क्या हुआ मम्मी जी? अरे अभी तो बस एक ही दिन हुआ है और सारी बातें आपको इतनी जल्दी समझ में भी आ गई। अरे जिसकी तेरी जैसी बहू होगी ना, उसको तो अच्छे से सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी। और बहू, अब तू ज्यादा मुंह मत खुलवा। तू जाके जल्दी से अपना काम कर और जल्दी से खाना बना। भूख के कारण तो मेरा दम ही निकला जा रहा है। मम्मी जी, बात मुंह खुलवाने की नहीं है, बल्कि मम्मी जी बात ना समय की है। आपके जमाने में जो था, आप लोग उसी के हिसाब से रहते थे और सब कुछ उसी माहौल के हिसाब से था। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बदलता गया, माहौल भी बदलता गया और लोग इस माहौल में ढलते चले गए। लेकिन अफसोस इस बात का है मम्मी जी कि आप जैसे लोग ना अभी भी उस जमाने को याद करके अपनी बहुओं को दिन भर कोसते रहती हैं, उसे ताने मारते रहती हैं। हर किसी को जमाने के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी होता है। मम्मी जी, जरूरी नहीं कि आज मैं जैसी हूँ वैसे ही मेरी बहू भी रहेगी और मेरी बेटी भी रहेंगी। हाँ बहू, तुम ठीक ही कह रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैं अपने जमाने की तुलना तुमसे करते रही और तुम्हें हर बात पर ताने कसते रही। और मुझे ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई है कि समय की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता। हाँ भाभी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। देखा जी आपने, अरे मैंने जो तामझाम फैलाया है उससे नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन मम्मी जी को हमेशा के लिए सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। हाँ साक्षी, उपाय तो तुमने बहुत अच्छा निकाला है। हाँ जी, मम्मी जी को अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि उन्हें अपने जमाने की तुलना ना हमारे जमाने से नहीं करनी चाहिए, और इससे हमें भी एक सीख लेनी चाहिए कि हमें इस जमाने की तुलना अपने आने वाले बहू बेटे के जमाने से नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।